हेलो 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 वन वन। हाँ बेटा, रे ऑप्टिक्स में अपन रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे, स्लेब्स की शिफ्टिंग पढ़ी थी अपन ने लास्ट टर्म पे, ठीक है बेटा। तो शिफ्टिंग में अपन ने क्वेश्चन दिया था, मैंने आपको 2 क्वेश्चन है ना खुद को करने के लिए, उसमें से एक था ये 35 वाला, इसमें याद है ऑब्जर्वर एक इधर मुंह करके खड़ा हुआ था, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने तुम्हारे लिए डायग्राम बना दिया है, ये ऑब्जर्वर एक इधर मुंह करके खड़ा हुआ है ना, और एक ये इधर, एक स्लेब से पार खड़ा है ये, और एक स्लेब से पहले खड़ा है, दोनों मिरर की तरफ लुकिंग टुवर्ड्स मिरर एम, ठीक है। ये मिरर एम की तरफ देख रहे हैं। अब देखो बेटा 50 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट था और ये स्लेब से पार हुआ, तो स्लेब से शिफ्टिंग कितनी आएगी, तो आपने सोल्व किया होगा, ये म्यू 3/2 दिया है, और ये तो शिफ्टिंग का फॉर्मूला कर लिखा है था स्लेब से st 1 - 1 बाई म्यू, 15 1 - 3/2, तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर। और इन द डायरेक्शन ऑफ रे होगी शिफ्टिंग, क्यों, क्योंकि सराउंडिंग रेयर है, तो बोल दो म्यू सराउंडिंग। ए बेटा जी, सराउंडिंग इज रेयर, म्यू सराउंडिंग इज लेस देन म्यू स्लेब, तो बोल दो स्लेब से सराउंडिंग हल्का है, स्लेब भारी है, तो स्लेब भारी है तो इन द डायरेक्शन ऑफ रे शिफ्टिंग होगी, क्लियर है। तो स्लेब भारी है तो रे की डायरेक्शन में शिफ्टिंग होगी 5 सेंटीमीटर की, तो इधर शिफ्ट होगी 5 सेंटीमीटर। तो बोल दो ये हमारे को यहाँ से, ये मिरर को यहाँ से आती हुई लगेगी रे, तो बोल दो ये 5 सेंटीमीटर की शिफ्टिंग है, तो ये 45 सेंटीमीटर होगा, दिस इज 45 सेंटीमीटर। तो बोल दो ये जो इमेज है इसकी डिस्टेंस मिरर से 45 होगी, तो 45 पीछे इमेज बनेगी है, क्लियर है। अब रे वापस इधर आएगी, तो जब रे इधर आ रही होगी तो फिर से शिफ्टिंग होगी, तो ऑब्जर्वर O1 को तो 45 पीछे है, तो ऑब्जर्वर O1 क्या है, फॉर ऑब्जर्वर O1 डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज 45 सेंटीमीटर, मिरर से डिस्टेंस 45 होगी, क्लियर है। अब फॉर O2, तो O2 के लिए मैं बोल दूं फिर से शिफ्टिंग होगी, तो बोल दो ये स्लेब से शिफ्टिंग होगी, इस बार इधर होगी क्योंकि रे यूं जा रही है ये, तो O2 को क्या लगेगा, ये देखो सर बहुत बुरा लगेगा, ए बेटा वो बातें नहीं पूछ रहा हूं मैं, बुरा लगेगा अच्छा लगेगा, तो O2 को लगेगा कि ये यहां से आ रही है ये I2, तो O1 को लगेगा 45 पीछे, और O2 को लगेगा फिर से इधर शिफ्टिंग होगी, ये रे यूं जा रही है ना, तो इस डायरेक्शन में शिफ्टिंग होगी, कितनी होगी, तो बोल दो ये 5 सेंटीमीटर फिर से शिफ्ट होगी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि t म्यू -1 ये t म्यू -1 तो 5 सेंटीमीटर, तो इधर से इधर शिफ्टिंग होगी 5 सेंटीमीटर, तो बोल दो ये 5 सेंटीमीटर शिफ्टिंग होगी, तो ये 40 रह गई डिस्टेंस ये। तो रे डायग्राम से साफ पता पड़ रहा है कि इधर जाते वक्त 5 की शिफ्टिंग इधर हुई और इधर आते वक्त 5 की शिफ्टिंग इधर हुई, तो बोल दो जाते वक्त 5 उधर शिफ्ट हुई तो 45 से आ रही थी, तो इमेज 45 पे बनी, फिर वापस इधर आते वक्त फिर 5 शिफ्ट हुई, तो O2 को भी लगेगी मिरर से 40 पीछे, O1 को लगेगी मिरर से 45 पीछे। चलो अगला क्वेश्चन ये दिया था 36 मैंने, याद है एक्स 2 केस दिए थे, एक तो 21 और एक दिया था 16, 21 और 16 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट और कॉन्केव मिरर के बीच में स्लेब रखी है जिसकी थिकनेस 3 सेंटीमीटर और म्यू 3/2। आ जाओ सॉल्यूशन में, पहले शिफ्टिंग निकालो t 1 - 1 बाई म्यू, और होगी किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ रे, क्यों, क्योंकि सराउंडिंग हल्का है, तो यहां से t कितना है, स्लेब की थिकनेस 3 सेंटीमीटर, 1 - 1 बाई म्यू 3/2, तो ये आ गया 1 सेंटीमीटर, तो शिफ्टिंग आ गई 1 सेंटीमीटर, कितनी आ गई शिफ्टिंग 1 सेंटीमीटर, तो इस स्लेब से जो शिफ्टिंग होगी वो होगी 1 सेंटीमीटर की, ठीक है। चलो आ जाओ, ये ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर की शिफ्टिंग होगी तो कॉन्केव मिरर को कहां से आता हुआ लगेगा, ये 1 आगे से लगता हुआ लगेगा, ये दिस, तो बोल दो फॉर कॉन्केव मिरर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, बोलो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी हो जाएगी, बोलो, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा कॉन्केव मिरर के लिए इंटरमीडिएट इमेज, ये इंटरमीडिएट इमेज I1, तो बोल दो दिस वुड बी द डिस्टेंस, ये कॉन्केव मिरर के लिए डिस्टेंस ये हो जाएगी ऑब्जेक्ट की, कितनी होगी ये 20 सेंटीमीटर, क्यों होगी 20 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट हो गया, तो U बराबर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, माइनस क्यों, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट है, ए रियल में रे गिर रही है तो रियल ऑब्जेक्ट है, तो ये 20 सेंटीमीटर, तो बोल दो कॉन्केव मिरर के लिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी 20 सेंटीमीटर, एंड 20 मतलब 2f मींस 2f, अरे बोलो मींस 2f, और याद है 2f की इमेज 2f पे ही बनेगी, तो मैं बोल दूं फाइनल इमेज, तो v विल आल्सो बी 2f की इमेज डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, मिरर फॉर्मूला नहीं लगा, 2f की इमेज ये सब सिखा रखा है मैंने तेरे को, 2f पर 2f की इमेज 2f पर बनती है, तू सॉल्व कर लेना, मिरर फॉर्मूला लगा, u की वैल्यू -20 और f की वैल्यू -10 रखो, f बराबर -10, कॉन्केव मिरर का फोकस नेगेटिव होता है, f बराबर -10, तो u बराबर -20, f बराबर -10 रख के सॉल्व करो, तो v बराबर -20 आएगा,
अरे 2f की 2f पर, तो v बराबर -20 आएगा, तो बोल दो फाइनल इमेज 20 पे बनेगी। तो बच्चा टिक करके आ जाता है फाइनल इमेज विल बी एट 20। फाइनल इमेज क्या बनेगी? फाइनल इमेज विल बी एट 20, विल बी एट 20। आया 20 सेंटीमीटर। खुश हो गए बच्चे? गलत है ये। सर क्यों गलत है? खुद ही पढ़ा रहे हो और खुद ही गलत बोल रहे हो। गलत है आंसर। सर क्यों गलत है? अभी तो आगे पिक्चर बाकी है बेटा। वो तो मिरर ने 20 पे बनाई, तो और मिरर ने 20 पे बनाई मतलब मैं बोल दूं सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आ रही है, तो बोल दूं ये रिट्रेस करेगा पाथ। बेटा 20 से आ रही है, याद है? मिरर में इधर एक साइड में एक डायग्राम बना रहा हूं, याद है? कनकेव मिरर के लिए क्या होता है? मैंने रिट्रेस वाले में बताया था तुम्हारे को, ये कनकेव मिरर अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा हो तो रे जैसे जाती वैसी आ जाती, तभी तो 2f की 2f पे बनती है। तो 2f की 2f पे इसलिए बनती क्योंकि जैसी रे जाती वैसी आ जाती, परपेंडिकुलर गिरती है। तो बोल दो ये रे मिरर पे परपेंडिकुलर गिर रही है, देखो नॉर्मल इंसिडेंट, ये 90 डिग्री पे गिर रही है, तो ये वापस यूं ही आ जाएगी, और ये जब यूं आएगी तो वापस से यूं जाएगी और यूं जाएगी। क्लियर है? तो ये रे इधर शिफ्ट होगी, तो ये रे यूं आएगी तो इस बार इधर शिफ्ट होके और फाइनल इमेज वापस आई पे बन जाएगी ये। तो मैं बोल दूं इधर शिफ्टिंग, तो फाइनल इमेज बनाओगे तो मिरर ने जो रिफ्लेक्ट करी है रे को, वो आते वक्त वापस से रे वो होगी शिफ्ट। तो जब मिरर पे गई तब भी शिफ्टिंग हुई और मिरर को भी इस साथ भी लग रही है, फिर मिरर ने जब वापस भेजी तब भी शिफ्टिंग हुई। तो मैं बोल दूं फाइनल इमेज विल बी एट 21। हेंस या यूं लिखो रे विल अगेन, रे विल रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे विल अगेन will be shifted by slab, क्योंकि स्लेब बीच में आ रही है, ठीक है ना? in the direction of ray, direction of ray, है ना? hence final image will be at a distance 21 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। समझ गए? नॉट 20। 20 तेरे दिमाग में आएगा पर 20 नहीं होगा। कितना होगा? 21 सेंटीमीटर। तो फाइनल इमेज 21 पे बनेगी। ये रहा रे डायग्राम, देख जाते वक्त वापस से शिफ्ट होगी, तो ये फाइनल रे ये देखिए, ये जाते वक्त वापस से शिफ्ट होगी। क्लियर है? चलो अब अगर इसको मैं 30 की जगह 16 ले लूँ तो तो एक 16 वाला दिया था, बस इसका भी ऐसे कैसे, ये देखो रह जाएगी। रे डायग्राम बनाना खुद कर लेना। ये रे पास आई फिर दूर हटी, तो मिरर को वही 1 सेंटीमीटर की शिफ्टिंग, यहाँ से शिफ्टिंग निकाल लो, एस बराबर 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। निकाल कर देख ले कैसे, T1 - 1/μ खुद कर लेना बेटा, मैं नहीं कर रहा हूँ, कर लेना, कुछ भी नहीं, मच्छर है, दवा भी कराया बेटा, फालतू आसान चीजें समझ के खुद करो। I1 ये इंटरमीडिएट इमेज, तो ये आ गया होगा आपके, तो ये 15 से आती हुई लगेगी। इसमें भी वही गलती करी होगी तुमने, 15 की 30 पे बना दी होगी और आंसर 30 बोल दिया होगा, नहीं जाते वक्त भी शिफ्टिंग होगी। ये देख 15, अब ये 15 है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 पे होगा, यहाँ कहीं, तो बोल दो ये नॉर्मल से, ये नॉर्मल बाहर होगा, तो ये रे यूं रिफ्लेक्ट होगी। अरे बेटा नॉर्मल यहाँ कहीं आएगा ना रे, ये नॉर्मल यहाँ कहीं आएगा ना, ये नॉर्मल, तो नॉर्मल तो यहाँ से 20 आता हुआ लगेगा ना, तो इमेज 20 के बाहर जाएगी। देखिए रिफ्लेक्टेड जितने एंगल पे आई उतने पे जाएगी। अरे इतना बनाने की जरूरत ही नहीं, समझ गया ना तुम्हें। इमेज वैसे भी मिरर फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूं मैं, तो याद है मिरर फॉर्मूले से 15 की 30 पे आती है, तो मुझे पता है ये 30 पे जाने वाली है। कहाँ जाने वाली है? 30 पे, ये 30 पे जाने वाली है।
लेकिन क्या होगा बेटा, ये देखो, ये जब रे आएगी तो मैं बोल दूं ये नॉर्मल से, ये जैसे गिरेगी तो मैं बोल दूं ये नॉर्मल के करीब आएगी थोड़ी, और फिर वापस दूर हटेगी, नॉर्मल के करीब आके फिर दूर हटेगी, तो फिर से शिफ्टिंग होगी एक की, तो ये थोड़ी दूर बनेगी। क्लियर है? अब मैं इतना रे डायग्राम नहीं बना के इधर जाते वक्त की भी शिफ्टिंग ले रहा हूं, तो बोल दूं फॉर मिरर u इजिकल टू हो गया -15 सेंटीमीटर, क्योंकि जो 16 पे थी वो शिफ्टेड, ये इसके मिरर को तो 15 से आती भी लगेगी, और f बराबर -10 सेंटीमीटर है ये मिरर का फोकस, -10 क्योंकि कनकेव मिरर है, और u नेगेटिव क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट है, तो v निकाल लो यूजिंग मिरर फॉर्मूला, पर मैं मिरर फॉर्मूला है ना, यूजिंग मिरर फॉर्मूला v, तो मैं बोल दूं v बराबर आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। मैंने मिरर फॉर्मूला यूज नहीं करके डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि मैंने जानबूझ के न्यूमेरिकल डेटा वही दिए जो मैं आज तक काम लेता आया हूं। याद है 15 की 30 पे बनती है, पढ़ा चुका हूं मैं तेरे को, तो v बराबर -30 सेंटीमीटर, और जब 30 पे बनेगी तो जाते वक्त व्हेन reflected ray will again shift, yeah, will be shifted by slab फिर से शिफ्ट करेगी इसको कितना, तो बोल दो s बराबर 1 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ रे, और रे इस बार जा किधर रही है, इधर, तो मैं बोल दूं डायरेक्शन ऑफ रे है, तो उल्टी जा रही है तो इधर शिफ्ट होगी, तो बोल दूं फाइनल इमेज विल बी एट बोलो कहाँ बनेगी 31 नॉट 31 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर, तो 30 नहीं 31 आएगा, तो मिरर से 31 पे बनेगी इमेज। क्लियर है क्या? तो फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट 31 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। क्लियर है? तो मिरर से 31 पर बनेगी। समझ में आ गई क्या? बोलो बच्चों। ये तो ये सारी बातें हो गई थी कि ये नोट करो, ये स्लेब से को यूज करके अपन कैसे इमेज बना सकते हैं। ठीक है, तो यूजिंग स्लेब है ना हम, तो ये स्लेब की शिफ्टिंग हो गई बेटा। अब आ जाओ कि कंपोजिट या मल्टीपल स्लेब रखने से क्या होगा, है ना, और ये सारी नॉर्मल शिफ्ट की बातें चलती थी। ठीक है, अब देखो अपन खूब सारी स्लेब रखते जैसे, है ना, ये when multiple slab are placed in touch, then S total है ना, S total is equal to S1 plus S2 plus S3 डैश डैश। आपने जितनी भी स्लेब रखी है उन सब का शिफ्टिंग का टोटल कर लो। जैसे ये देखो, जैसे लेंस में करेंगे ना अपन, छोड़ो अभी लेंस अभी कहाँ बात कर रहा हूँ मैं, है ना, हालांकि तूने 12th में पढ़ा होगा थ्योरी में, या छोड़ कई बच्चे 12th में भी था। इधर देख, ये जैसे मैंने स्लेब रखी खूब सारी, कोई बात नहीं करी, टेंशन नहीं लेने का। ये T1, ये T2, ये T3, ये μ3, ये μ2 और ये μ1, खूब सारी स्लेब रखी है ना, मल्टीपल स्लेब। ठीक है ना, अब देखो, अब ये जब स्लेब है ना, तो बेटा सबकी शिफ्टिंग, इनके बीच में छोटा छोटा सा पतला सा एयर गैप मान लूं तो बोल दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। याद है, अगर मैं एयर गैप मान लूंगा बेटा, तो मैं बोल दूं ये रे जैसे निकलेगी तो ये एंगल सेम ही तो होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला, तो वो वापस एक तरीके से रे यहीं से आ रही है, ये है ना, ये रे है ना, थोड़ी सी भी शिफ्ट होगी तो जैसे ये यू थी, यूं होके यूं हुई, तो वो ये लगभग से सेम ही है, पैरेलल ही हो गई वो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तू छोड़ ना इतनी बात। तो मैं बोल दूं टोटल शिफ्ट कितना आ जाएगा, तो T1 1 - 1 by μ1, जैसे मान लो कॉइन रखा, ये कॉइन, ठीक है, तो इसकी शिफ्ट कितनी हो जाएगी, तो जितनी शिफ्ट होगी उतना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, तो ये प्लस T2 1 - 1 by μ2, है ना, 2 ही मान ले, ठीक है, प्लस T3 ये है ना, 2 ही मान ले, ये है ना, ये टोटल। अच्छा, ये टोटल शिफ्ट हो गया, तो बोलो 2 बार शिफ्ट हो गया, यहाँ गया जाएगा ये S1 पहली स्लेब से और फिर दूसरी से S2 ये, तो यहाँ से शिफ्ट, तो मैं बोल दूँ यहाँ से हाइट, तो रियल डेप्थ ऑफ कॉइन, रियल डेप्थ, ये तो इक्वेशन 1, रियल डेप्थ ऑफ कॉइन, बोलो कॉइन की रियल डेप्थ कितनी होगी बेटा, तो बोल दो ये एक्चुअल डेप्थ, रियल डेप्थ या एक्चुअल डेप्थ, तो ये डी एक्चुअल कितना हो जाएगा बोलो,
इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो, T1 प्लस T2, और एक्चुअल डेप्थ T1 प्लस T2। चलो इक्वेशन 2, एपेरेंट डेप्थ जो तुम हमें नजर आएगी एपेरेंट डेप्थ। अब एपेरेंट डेप्थ कितनी हो जाएगी, तो क्या मैं बोल दूं एपेरेंट डेप्थ वही रे रिफ्रैक्ट हुआ क्या है, ये एपेरेंट डेप्थ हो जाएगी C डैश। तो एपेरेंट डेप्थ में बोल दूं ये शिफ्टिंग हो गई है, देखो ये शिफ्टिंग टोटल, तो बोल दूं दिस वुड बी द एपेरेंट डेप्थ। ए बोलो डी एपेरेंट, तो यहां से बोल दूं डी एपेरेंट बराबर हो जाएगा T1 प्लस T2 माइनस शिफ्टिंग, अरे रियल डेप्थ माइनस शिफ्टिंग, टोटल शिफ्टिंग हटा दूं तो फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहां से इक्वेशन 1 से वैल्यू रखो, तो यहां से आ जाएगा डी एपेरेंट, बोलो कितना आ जाएगा एपेरेंट डेप्थ, डी एपेरेंट बराबर T1 प्लस T2 माइनस शिफ्टिंग, T1 1 माइनस 1 बाई म्यू 1 माइनस T2 1 माइनस 1 बाई म्यू 2। ये शिफ्टिंग सब्ट्रैक्ट कर दी, तो यहां से देखो T1 T2 कैंसिल हो जाएंगे, तो बोल दो यहां से कितना आ जाएगा T1 बाई म्यू 1 प्लस T2 बाई म्यू 2, ये आ जाएगी डी एपेरेंट, ये एपेरेंट डेप्थ आ गई। तो यहां से बोल दो म्यू, अब देखो ये तो आ गई एपेरेंट डेप्थ, अगर मेरे को म्यू इक्विवेलेंट निकालना हो इस स्लैब के सिस्टम का म्यू इक्विवेलेंट, मतलब इन दोनों की जगह एक ये म्यू इक्विवेलेंट कितना रखूं, ये देखो म्यू इक्विवेलेंट का मतलब बताता हूं, इधर देख, जैसे दो स्लैब थी, ये देखो ये T1 ये T2 की दो स्लैब थी, कोइन यहां था और कोइन की इमेज यहां बनी C डैश, ये ठीक है। तो देखो इक्विवेलेंट का मतलब होता है इन दोनों की जगह इसी डायमेंशन की क्या स्लैब बनाऊं, है ना, इसी डायमेंशन की क्या स्लैब बनाऊं कि इसी कॉइन की इमेज यही बन जाए, वही कॉइन और वही इमेज बने, उसी कॉइन की वही इमेज बन जाए, ये T1 प्लस T2 की, ये T1 प्लस T2 है ना, ये म्यू इक्विवेलेंट, ये म्यू 1 ये म्यू 2, ये होता है म्यू इक्विवेलेंट। मतलब इनके आइडेंटिकल डायमेंशन, वही लंबाई चौड़ाई, उसी डायमेंशन की कैसी म्यू इक्विवेलेंट की स्लैब लूं कि वो की वही शिफ्टिंग दे या वो का वही एपेरेंट डेप्थ दे। तो मैं यहां से बोल दूं एपेरेंट डेप्थ आ गई, तो मैं बोल दूं म्यू इक्विवेलेंट इज इक्वल टू म्यू, बोलो क्या आ जाएगा, म्यू सॉरी डी एपेरेंट इज इक्वल टू डी एक्चुअल बाई म्यू इक्विवेलेंट। अरे बोलो करो यहां से, तो डी एपेरेंट कितना, तो म्यू इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बोलो, डी एक्चुअल तो T1 प्लस T2 अपॉन डी एपेरेंट T1 बाई म्यू 1 प्लस T2 बाई म्यू 2। ये होता है इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, ध्यान रखना। अगर 3 स्लैब होगी तो 3 में प्लस T3 और नीचे प्लस T3 बाई म्यू 3 और आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट स्लैब, इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो दो कंपोजिट स्लैब का, तो उन दोनों स्लैब ने मिलकर जो शिफ्टिंग करी है, जो एपेरेंट डेप्थ दी है, वो की वही इस इक्विवेलेंट से आ जानी चाहिए। तो दोनों की एपेरेंट डेप्थ इक्वल कर दी, तो जो एपेरेंट डेप्थ इससे आई वही उससे आ जानी चाहिए। क्लियर है, चलो आ जाओ, हाँ अब आ जाओ। इफ स्पेशल केस, स्पेशल केस, इफ T1 इज इक्वल टू T2, ठीक है, तो बोलो म्यू इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, T1 मतलब वही, हाँ D1 लिखा है, T1 लिखा है, T1 इफ दोनों स्लैब की थिकनेस सेम हो, है ना, T1 इज इक्वल टू T2, सेम थिकनेस की दो स्लैब हो, तो बोल दो T प्लस T अपॉन T बाई म्यू 1 प्लस T बाई म्यू 2। दिस इम्प्लाइज कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर 2 नीचे ये, तो ये आ जाएगा म्यू इक्विवेलेंट बराबर 2 म्यू 1 म्यू 2 अपॉन म्यू 1 प्लस म्यू 2। ये आ जाएगा म्यू इक्विवेलेंट। तो दो स्लेब अगर सेम थिकनेस की और पास पास रखी हो तो उनका म्यू इक्विवेलेंट ही आता है, कितना, 2 म्यू 1 म्यू 2 अपॉन म्यू 1 प्लस म्यू 2। ये दिस इज द फॉर्मूला। क्लियर है, अगला देखो सेकेंड, ठीक है, अगर 3 स्लैब रख दूं, इफ T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3, देन म्यू इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बोलो, म्यू इक्विवेलेंट
तो आ जाएगा ये कितना, ऊपर 3t, सॉरी t प्लस टी अपॉन t अपॉन म्यू 1 प्लस t अपॉन म्यू 2 प्लस t अपॉन म्यू 3, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो, म्यू इक्वलेंट इज इक्वल टू, बोलो 3 म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा म्यू 1 म्यू 2 प्लस म्यू 2 म्यू 3 प्लस म्यू 3 म्यू 1। ये दीज आर द फॉर्मूला। तो जब कंपोजिट स्लेब हो तो उनकी एक सिंगल स्लेब बनाना भी आ गई मेरे को। अगर कोई कंपोजिट स्लेब या स्लेब का कॉम्बिनेशन रखा तो उसकी इक्विवेलेंट स्लेब बना सकता हूं मैं। क्या बना सकता हूं बेटा, इक्विवेलेंट। और या फिर उनकी अलग अलग शिफ्टिंग निकाल के ऐड कर सकता हूं। टोटल शिफ्टिंग ये होती है, टोटल शिफ्टिंग इज गिवन बाय इंडिविजुअल शिफ्टिंग का टोटल। ये क्लियर है। आप चाहो जैसे कर लो, चाहे तो इक्विवेलेंट बना लो और चाहे सबकी अलग अलग निकाल के ऐड कर दो, ठीक है। दीज आर द सिस्टम ऑफ कंपोजिट स्लेब, ठीक है। क्वेश्चन करा दो सर। 36 तक हो गया था, बाजा 37, ठीक है। ये देखो हाँ, तो यहां पे बताना आपको कॉइन सी की एपरेंट डेप्थ की एपरेंट डेप्थ, या पहला लिखो म्यू इक्विवेलेंट ऑफ सिस्टम ऑफ स्लेब्स, एक। दूसरा एपरेंट डेप्थ ऑफ कॉइन सीन बाय ओ, ठीक है। ओ को एपरेंट डेप्थ कितनी नजर आएगी, चलो आ जाओ। सॉल्यूशन, मच्छर सॉल्यूशन। मैं बोल दूं दोनों थिकनेस सेम है, टी सेम, हैंस ए बायोलॉजी हैंस म्यू इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 म्यू 1 म्यू 2 अपॉन म्यू 1 प्लस म्यू 2। दो स्लेब अगर पास पास में रखी हो तो उनका इक्विवेलेंट नहीं होता ना रे, पीछे देख थ्योरी में। तो 2 4/3 इंटू 3/2 अपॉन 4/3 प्लस 3/2 कितना आ जाएगा, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, ऊपर आ गया 4। तो म्यू इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे लालों फूलों 4, नीचे एलसीएम आ गया 6, 8 प्लस 9, 3 3 9 9, ये कितना आ जाएगा 24/17, ये आ गया म्यू इक्विवेलेंट, ठीक है। ये म्यू इक्विवेलेंट 24/17, ठीक है, ये आ गया म्यू इक्विवेलेंट। तो बोलो एपरेंट डेप्थ कितनी आ जाएगी, तो म्यू इक्विवेलेंट आ गया 24/17, काटा पीटी कर लेना। अरे सर आप करो सर, हम तो बायोलॉजी हैं, चला जा 1, फिर कितना आ जाएगा 7 पॉइंट 4 68 2 एक ही 1.41, मतलब √2 के करीब आ रहा है ना, म्यू बराबर 1.41। अरे देख ले करके आ रहा है बेटा, ठीक है। चलो सेकेंड, अब आपने से पूछा है एपरेंट डेप्थ, तो मैं बोल दूं डी एपरेंट इज इक्वल टू डी एक्चुअल। ए फॉर्मूले एक्चुअल बाई म्यू रिलेटिव, तो म्यू आ ही रहा अपने पास, म्यू इक्विवेलेंट। यहाँ जाओ कितना आ रहा है, तो यहाँ से बोल दो ये आ रहा है एक्चुअल डेप्थ कितनी है 6 सेंटीमीटर अपॉन म्यू 1.4141। तो ये सॉल्व कर लेना, कितना आ रहा है 60/14 कितना आ रहा है 7, 30/7।
ये आ रहा लगभग 4.3 सेंटीमीटर ये। तो 6 सेंटीमीटर की जगह कोइन मेरे को 4.3 सेंटीमीटर पे ही नजर आएगा ये सी डैश। कितना? 4.3 सेंटीमीटर। तो मैं बोल दूं ये शिफ्टिंग कितनी नजर आ गई? तो 6 माइनस 1.7 सेंटीमीटर। क्लियर है? इतना शिफ्ट नजर आएगा। दिस इज द शिफ्टेड इमेज ऑफ कॉइन। सर कर लेंगे सर, ये तो बहुत आसान है। चलो यहाँ पे तो मैंने थिकनेस सेम दे दी थी, थोड़ा आसान था, थोड़ा लेवल बढ़ाते क्वेश्चन का। सर हमें पता है आपका नहीं। 38। चलो आ जाओ क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। ये देख बेटा, अब मैं अगर मान लो तेरे को इक्वल नहीं देगा, अनइक्वल दे दूं। ये ले 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये ले अलग अलग दे दी। ये 3/2 μ2 3/2, ये T2, दिस इज T1। दो अलग अलग थिकनेस है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन अपन ने पहले करे हैं। 4/3 ये रहा कोइन, ये यहाँ टच में रख दिया है कोइन। ठीक है, ये यहाँ से मैं देख रहा हूँ, ये रहा मैं ऑब्जर्वर O। तो फर्स्ट म्यू इक्विवेलेंट ऑफ सिस्टम ऑफ स्लैब पहला। दूसरा क्या? सिस्टम ऑफ स्लैब हो गया। दूसरा क्या है कि एपरेंट, या चलो एपरेंट डेप्थ, डी एपरेंट डेप्थ ऑफ एपरेंट डेप्थ ऑफ कॉइन की एक्चुअल डेप्थ अलग है ना। चलो आ जाओ, अब सॉल्यूशन देख बेटा। अब ये लफड़ा ये हो गया कि सॉल्यूशन, तो मैं बोल दूं म्यू इक्विवेलेंट का जनरलाइज फॉर्मूला था T1 + T2 अपॉन T1 बाई। अब बच्चा इतना वो शॉर्टकट यूज करता है कि ये फॉर्मूला ही भूल जाता है। ये बताओ ना चाहिए तेरे को, वहां पे T इक्वल करा था तो 2μ1 μ2 अपॉन μ1 + μ2 आया था। ये देख T इक्वल करे थे अपन ने, यहाँ T दोनों सेम करे थे। ये देख, ये स्पेशल केस था, एक्चुअल फॉर्मूला तो ये था। क्लियर है क्या? तो ये एक्चुअल फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। हालांकि अपन बेसिक से भी कर सकते हैं। देखो बेटा, फॉर्मूला नहीं भी याद है तो घबराना मत, कुछ मत कर। इसको दोनों को एयर में मान के इसकी शिफ्टिंग अलग निकाल ले, उसकी अलग निकाल ले। अरे इसकी शिफ्टिंग अलग निकाल ले तो बेसिक से भी कर सकता हूँ, इसकी अलग निकाल ले। तो ये देख S1 आ जाएगा 4, 1 - 1/4/3, तो ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। ये S2 आ जाएगा कितना? 6, 1 - 1/3/2, ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो यूं भी कर सकता हूँ, 2 सेंटीमीटर ऊपर, एक ही डायरेक्शन में, एक ऊपर, तो दोनों मिला के 3 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो एपरेंट डेप्थ हो जाएगी 10 - 3 7। ये देख, तो ये तो बेसिक से कर लिया मैंने, ये 7 सेंटीमीटर। तो ऐसा नहीं है फॉर्मूला याद होना जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 सेंटीमीटर शिफ्टिंग आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ नजर आएगा और 7 पर एपरेंट डेप्थ हो जाएगी। ये डी एपरेंट, ये हो गया बेसिक से। दोनों की इंडिविजुअल शिफ्टिंग निकाल के टोटल कर दिया, यही तो बेसिक था। याद है, इंडिविजुअल शिफ्टिंग निकाल के टोटल किया था यार। बेसिक देख, तू तो रटे मत। ये देख बेसिक देख आया कैसे था। ये देख टोटल शिफ्टिंग, ये तो बस टोटल शिफ्टिंग निकाल के एक्चुअल डेप्थ में से घटाई थी। तो बेसिक तो यही था ना इसका डेरिवेशन का। तो जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला रटो तुम। तो सर ठीक है, फॉर्मूला याद होगा तो फॉर्मूला, और अगर फॉर्मूला याद है तो देख ले यही आंसर आएगा। कितना आया था तेरा? 3 सेंटीमीटर शिफ्ट आई थी। देख करके बताता हूँ। पहले तो म्यू इक्विवेलेंट निकालता हूँ। तो T1 + T2 6 सेंटीमीटर + 4 सेंटीमीटर अपॉन T1/μ1, तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। T1/μ1, ये सब हटाए यूनिट, 6 + 4 अपॉन T1/μ1। T1 आ जाएगा 4 अपॉन 4/3 प्लस 6 अपॉन 3/2। तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ नीचे तो ये ऊपर 10 और नीचे आ जाएगा 3 + 4 7। ये आ जाएगा म्यू इक्विवेलेंट। घर पे करना बेटा, ये 10/3 आ गया, 10/7 आ गया, सॉरी। तो म्यू इक्विवेलेंट आ गया 10/7। ये ठीक है। तो ये 1.4 के करीब आ गया, 1.43 के करीब। ठीक है, ये म्यू इक्विवेलेंट आ गया 1.43। ये क्लियर है, ये आ गया म्यू, है ना। अब आ जाओ एपरेंट डेप्थ, डी एपरेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? डी एक्चुअल डिवाइड बाय म्यू। तो ये डी एक्चुअल कितनी है? 10 सेंटीमीटर और डिवाइड बाय 10/7। ये तो ये आ गया 7 सेंटीमीटर। कहा था ना मैंने, वही आएगा। सही बात है सर, बेसिक और वो तो एक ही चीज है। ये आ गया। तो सर ये तो कर लेंगे हम एपरेंट डेप्थ और इक्विवेलेंट डेप्थ वाला 38। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन। हाँ इधर देख, तीन रख देते अपन। ये ले,
12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 4/3, 3/2 और ले ले कितना 6/5, ठीक है। ये म्यू ले ले, μ1, μ2, μ3, T3, T2, T1। किस्मत अच्छी है टी से हमें, बोलो। तो पहला वही म्यू इक्विवेलेंट ऑफ सिस्टम ऑफ स्लैब, ऑफ सिस्टम ऑफ स्लैब। सेकेंड एपेरेंट एफ डी एपेरेंट, ये दो वही दो क्वेश्चन। अच्छा सॉल्यूशन देख, T1 बराबर T2 बराबर T3 है क्या तीनों? तो बोल दो म्यू इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बना था, 3 μ1 μ2 μ3 अपॉन μ1 μ2 प्लस μ2 μ3 प्लस μ3 μ1। अरे आसान है ना यार बच्चों, ये आजा अगले पेज पे। तो अरे यार सॉरी वहीं कर दे, वैल्यू चाहिए कि ना, ये आजा। तो म्यू इक्विवेलेंट कितना गया बेटा, 3 टाइम्स ऑफ, बोलो 4/3, 3/2, 6/5, ये अपॉन इन दो का मल्टीप्लाई करा तो 2 आ गया, प्लस μ1 μ2 μ2 μ3 18/10 प्लस ये 8/5, ये आया है ना। तो कितना आ रहा है, ये 3 से 3 गया, 2 बार गया, 11 12 36/5। यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 10 LCM, तो आ जाएगा 20 प्लस 18 प्लस 16, ये आ रहा बेटा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इधर देख, तो म्यू इक्विवेलेंट आ जाएगा बेटा, आप सिस्टमेटिक करना है ना। तो ये आ जाएगा 36 दूनी 72। ए बेटा ये 5 से कटा 2 बार और ये 2 ऊपर आ गया तो 72 और ये 20 30 40 50 54 54। तो ये है ना, ये आ जाएगा 18 से कट रहा है, 18 से कट रहा है 4, 18 चौक और ये तिया 4/3। म्यू इक्विवेलेंट 4/3 आ गया बेटा, म्यू इक्विवेलेंट 4/3 आ गया। इसका इन दो का भी 4, पूरे का इक्विवेलेंट 4/3 आ गया, मजा आ गया सर। तो बोल दो ये इक्विवेलेंट स्लैब 4/3 की बन गई, 4/3 की बन गई। और ये 36 सेंटीमीटर की स्लैब है, 36 सेंटीमीटर और म्यू इक्विवेलेंट 4/3। बोलो, तो हम बोल दो अपेरेंट डेप्थ कितनी आ जाएगी, बोलो सॉल्यूशन में। सेकेंड डी अपेरेंट, तो बोल दो डी एक्चुअल डिवाइड बाय म्यू इक्विवेलेंट। देखो कितना आ रहा है, तो डी ये आ जाएगा 36 सेंटीमीटर डिवाइड बाय म्यू इक्विवेलेंट 4/3, 27 सेंटीमीटर। आंसर क्लियर है क्या? तो सर म्यू इक्विवेलेंट तो हम सीख गए सर। बोलो बच्चों, ये एक क्वेश्चन आप कीजिए। लास्ट क्वेश्चन बेटा आज का, आ जाओ। क्या है म्यू इक्विवेलेंट? इस बार स्लैब की थिकनेस अलग अलग है, देखो ये कोई बात नहीं सर, हमारे को सब आता है सर। म्यू इक्विवेलेंट जनरलाइज फॉर्मूला इज T1 प्लस T2 प्लस T3 अपॉन T1 बाई μ1 प्लस T2 बाई μ2 प्लस T3 बाई μ3। सर अगर हमें ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो भी कर लेंगे। कैसे करोगे बच्चों? सबकी इंडिविजुअल शिफ्टिंग निकाल के टोटल कर देंगे। तो इसने शिफ्ट करा ऊपर ऊपर ऊपर, तीनों की शिफ्टिंग निकाल के ऐड कर दो, सबको एयर में मान के कर दिया। सर समझ में आ गई? आ जाओ, कितना आ रहा है? T1 प्लस T2 प्लस T3, तीनों को ऐड कर, 27 सेंटीमीटर ऊपर आ गया क्या? अरे एक बार लिख ले चल, 9 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, ठीक है ये।
अपॉन ये कितना आ जाएगा 9/3/2 प्लस 8/4/3 प्लस 10/5/4। ये दीज आर द वैल्यूज। तो यहां से कितना आ जाएगा म्यू इक्विवेलेंट, ऊपर आ जाएगा कितना 27 सेंटीमीटर अपॉन 6 प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आया। तो कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ से आ जाएगा 27 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 20 सेंटीमीटर। देख तो हाँ, काटा कितना आ जाएगा ये 1.35। ये आ गया म्यू। तो म्यू इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटा 1.35। कितना आ गया 1.35। या मैं बोल दूं 27/20। ठीक साहब। एपेरेंट डेप्थ कितनी आ जाएगी बेटा डी एक्चुअल बाई म्यू इक्विवेलेंट। ये एक्चुअल बाई म्यू इक्विवेलेंट। और एक्चुअल कितनी है डेप्थ बेटा 27 सेंटीमीटर अपॉन म्यू इक्विवेलेंट कितना है 27/20। काटा पीटी करी 20 सेंटीमीटर, यानी कि 7 सेंटीमीटर की शिफ्टिंग आ जाएगी। घर पे करना। तो मैं बोल दूं ये कॉइन की इमेज यहां बनेगी सी डैश, ये यहाँ गई सी डैश, एंड दिस वुड बी 7 सेंटीमीटर की शिफ्टिंग, एंड दिस एपेरेंट डेप्थ वुड बी 20 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या सर? हम तो तगड़े हो गए सर। तो मैंने तेरे को आज बताया बेटा कंपोजिट स्लैब जो होती है उसकी वजह से शिफ्टिंग कैसे देखते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल स्लैब रख देंगे तो शिफ्टिंग के फॉर्मूला ये है। दिस इज द जनरलाइज फॉर्मूला एंड दीज आर 2 स्पेशल केस। ये दिस इज द जनरलाइज फॉर्मूला। ठीक है, और ये स्पेशल केस है T1 T2 इक्वल और 2 स्लैब हो, T1 T2 T3 इक्वल हो 3 स्लैब हो, ऐसे 4 हो। कर लोगे? यस सर। हाँ बेटा, अपन रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। रे ऑप्टिक्स में अपने रिफ्रैक्शन चल रहा था। अपन ने नॉर्मल शिफ्ट पढ़ लिया था, काफी क्वेश्चन किए। मल्टीपल स्लैब पढ़ लिया ना बेटा। खूब सारी स्लैब रखी हो तो, और स्लैब मिरर पढ़ लिया। खूब सारी स्लैब रखी हो तो उनको यार मैं मान के इक्विवेलेंट म्यू बता दिया। क्या होता है इक्विवेलेंट म्यू? बोलो। कंपोजिट स्लैब का जो पास रखी उनका इक्विवेलेंट म्यू किस म्यू की तरह बिहेव करती है वो? तो बताया था ना मैंने। क्या D1 प्लस D2 प्लस D3 ऊपर आ जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या D1 बाई म्यू 1 प्लस D2 बाई म्यू 2 प्लस D3 बाई म्यू 3। ओके, चलो आज पढ़ते लेटरल शिफ्ट। देखो बेटा लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट में क्या बेटा, ये एक रे गई, ये रे नॉर्मल के करीब आगे फिर आगे दूर हटी। ठीक है, तो क्या मैं बोल दूं खुद के पैरेलल हो गई रे। दिस रे इज पैरेलल टू इटसेल्फ। ये देखो दिस इज लेटरल शिफ्ट। ये यूं थी, पास आई और दूर हट के ये यूं हो गई। दिस इज लेटरल शिफ्ट। ये दिस इज दिस लेटरल शिफ्ट दी। ये लेटरल शिफ्ट है। ठीक है, तो इस लेटरल शिफ्ट की जो वैल्यू है वो, तो मैं यहां से बोल दूं बेटा ये एंगल देखो, थोड़ा सा एंगलों में गेम है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, और ये कम इंपॉर्टेंट है। ये लेटरल शिफ्ट बहुत बहुत कम इंपॉर्टेंट, बहुत रेयर चांस है कोई पूछे, लेकिन ठीक है मेरा फर्ज है पढ़ाना, मैं पढ़ा देता हूं आपको, है ना। पर आप जब रिवीजन करो तो इसको कम इंपॉर्टेंस देना, है ना। ये आई, ये एंगल आर, ये आर, ये आई। क्या मैं बोल दूं दिस इज अपोजिट, ये देखो ये अपोजिट एंगल है आई, तो मैं बोल दूं दिस एंगल वुड बी आई माइनस आर। ये देख दिस एंगल दिस वुड बी, ये आई है अपोजिट एंगल आई है आर, तो ये आई माइनस आर कर दूं यहाँ। दिस एंगल इज आई माइनस आर। और इस ट्राइंगल से मैं बोल दूं ये डी, मुझे डी निकालना है, मैं वहीं तो कंसंट्रेट करूंगा। तो डी बराबर बीसी, दिस बीसी लाइन, ये लाइन अंदर वाली बीसी, और ये वाला एंगल आई माइनस आर, और ये परपेंडिकुलर यहाँ। तो मैं बोल दूं ये इसका कोस कंपोनेंट तो होगा और साइन ही होगा, तो मैं बोल दूं बीसी कोस आई माइनस आर। क्या गलती करी मैंने? सॉरी, साइन। क्या कर रहा हूं मैं? कोस तो ये होगा ना, ये साइन होगा ना, साइन आई माइनस आर। यहां स्टार लगा दो, फ्रॉम ट्राइंगल स्टार, फ्रॉम ट्राइंगल स्टार। ठीक है, ये स्टार वाले ट्राइंगल से बताया मैंने। ये तो ये बीसी का कोस कंपोनेंट है, ये साइन कंपोनेंट है ये। अब मेरे को बीसी नॉन थोड़ी है, मेरे को ये बीसी लेन थोड़ी, मुझे तो स्लेब की थिकनेस पता है, तो बोल दो यहां से भी एक रिलेशन बन जाएगा। देखो दिस इज द थिकनेस ऑफ स्लेब टी, ये स्लेब थिकनेस टी हो गई है, ये है ना, और ये बीसी, तो बोल दो दिस इज बीसी कोस आर। तो मैं से बोल दो बीसी कोस आर, बीसी कोस आर इज इक्वल टू टी, दिस बीसी कोस आर इज इक्वल टू टी। तो यहां से बीसी बराबर कितना आ जाएगा बोलो, टी अपॉन कोस आर। ये तो ये जो BC हो जाएगा, ये BC ये हो जाएगा T अपॉन कोस आर। ये याद रख दो, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इट इन
इक्वेशन 1 रखो, इक्वेशन 1 में तो यहाँ से डी कितना आ जाएगा बोलो, बीसी की वैल्यू रख दो टी अपॉन कोस आर, तो टी साइन आई माइनस आर अपॉन कोस आर। ये दिस इज लेटरल शिफ्टिंग। ये साइड वाइज जो रे है वो देखो, ये कोई नहीं, इधर कितना शिफ्ट हुआ वो एक अलग बात है, कोई नहीं है कितना शिफ्ट हुआ ये नहीं, ये रे जो साइड वाइज शिफ्ट हुई है, ये यू जा रही थी और यू जाने लग गई है, ये दिस इज लेटरल शिफ्टिंग। ये अब ये तो एक फॉर्मूला है। अब देखो है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये तो, मैं ठीक है याद है, इस पूरे में से ये काम की बात है ना। फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल मैं बोल दो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा और कोस थीटा इज टेंस टू 1। छोटे एंगलों के लिए कोस थीटा तो 1 बन जाता है भाई, कोस टेंस टू 0 होता है तो 1 के करीब जाता है, और साइन थीटा लगभग थीटा बन जाता है। तो यहां से देखो कितना आ जाएगा, तो यहां से बोल दो ये d इज इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर को आई माइनस आर लिख दो, और ये कोस आर 1 हो जाएगा नीचे कोस, ठीक है। अब है ना यूजिंग स्नेल्स लॉ, ये इक्वेशन 2 है ना, यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट सरफेस, तो यहां से बोल दो क्या, साइन आई या आई इज इक्वल टू म्यू आर, साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर, यहां से बोल दो आई इज इक्वल टू म्यू आर, तो आर इज इक्वल टू आई बाई म्यू, पुट इट इन इक्वेशन 1 2, ये 2 रखो तो कितना आ जाएगा, d बराबर यहां से t कॉमन लिया i और r की जगह i बाई म्यू लिख दूं, यहां से कितना आ गया बेटा, d इज इक्वल टू i बार ले रहा हूं या लिख दूं t 1 माइनस 1 बाई म्यू। इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा देखो, तो बोल दूं ये नॉर्मल शिफ्ट का i टाइम्स होगा, तो बोल दूं लेटरल शिफ्ट फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट शिफ्ट इज इक्वल टू i टाइम्स ऑफ नॉर्मल शिफ्ट। तो लेटरल शिफ्ट इज इक्वल टू i टाइम्स ऑफ नॉर्मल शिफ्ट। अरे बोलो, तो बोल दो नॉर्मल शिफ्ट का i टाइम्स हो जाएगा, लेटरल शिफ्ट मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस टाइम्स हो जाएगा नॉर्मल शिफ्ट। ये एक छोटा सा रिजल्ट है, ये ध्यान रखना। क्लियर है क्या? तो ये थ्योरी थी, कोई मतलब वाली नहीं है, लेकिन नहीं पढ़ाऊंगा तो बोलोगे ये नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ाया। बाकी मैं तो इसको इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं देता, किसी काम की थ्योरी नहीं है ना, कहीं काम नहीं आ रही है। क्लियर है बेटा? एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल, वो आप ट्राई कर लेना खुद ही, यहाँ लिख देता हूँ, वैसे कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है, लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल 40 तक अपन ने कर लिया था, या 41 एग्जाम्पल, ठीक है। अपने सोल्ड एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसका, अपने मॉड्यूल का, ठीक है। देखो, फाइंड द lateral shift, find the lateral shift of light ray, while it passes through a parallel slab, parallel glass slab of thickness 10 centimeter placed in air. The angle of incidence in air is 60 degree, and the angle of refraction in glass is 45 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन है बेटा, है ना। अपने को क्या है, मतलब नहीं है, लेटरल शिफ्ट निकालना है जब लाइट रे 10 सेंटीमीटर मोटी स्लेब से पास हो और एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है ना, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर भी दिया है ना। अपने को स्नेल्स लॉ भी इवन नहीं लगाना, ठीक है। ये आ जा,
ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर मोटी स्लेब है, ये रे आई 60 30 ये, ठीक है। अब यहां से देखो बेटा, ये अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना लेटरल शिफ्ट है ना, ये जब बाहर आई वापस लेटरल शिफ्ट कितना हुआ, ये शिफ्टिंग, ये दिस इज लेटरल शिफ्ट, ये निकालना। तो बोलो क्या फॉर्मूला था, डी इजिकल टू आई साइन आई माइनस आर, नहीं टी साइन आई माइनस आर अपॉन कोस आर। सर आप नहीं, आई टाइम्स ऑफ नॉर्मल शिफ्ट, वो तो स्मॉल एंगल के लिए था, ये तो एंगल बहुत बड़ा है 60 डिग्री, तो वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो यहां पे लिख दो 10 सेंटीमीटर स्लेब की थिकनेस, साइन आई माइनस आर, अंदर वाला 45 आर और आई 60, तो 60 माइनस 45 अपॉन कोस आर कितना है 45 डिग्री, ये। तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, कोस 45 रूट 2, तो ये आ जाएगा 10 रूट 2 साइन 15 डिग्री, है ना, ये। और ये आंसर है सेंटीमीटर में, ठीक है। ये दिस वुड बी द लेटरल शिफ्ट, ये क्लियर है। साइन 15 की वैल्यू रख देना खुद निकाल के, क्या निकाल लोगे ना, 1 माइनस कोस 30 डिवाइड बाई 2 का रूट अंडर कर लेना। वो उसमें मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं, मेरा इंटरेस्ट तो ये फॉर्मूला, ये कैसे यूज आया है वो देखो आप, ये फॉर्मूला क्लियर है क्या। तो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, दिस इज लेटरल शिफ्ट, ये इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, क्लियर है सर, ये तो बात समझ में आ गई। अब देखो बेटा, अपन ने सारी बातें पढ़ ली है ना, मल्टीपल वो भी देख लिए, अब अपन इनके एप्लीकेशन देखते हैं ना। देखो बेटा, इन सब के प्रैक्टिकल यूज, ये उससे पहले प्रिज्म पढ़ा दूं, चल देख ही लो, चलो सुनना। अब देखो है ना, एप्लीकेशन ऑफ टी आई आर, पहले एप्लीकेशन ऑफ टी आई या वो देखो, नेचर में अपन ने देखो सम इंपॉर्टेंट फिनोमिना यू विल, some important phenomenon related to refraction and TIR, ठीक है। ये सब एक साथ ही पढ़ो, चल लास्ट में पढ़ेंगे, छोड़ ये वाला फिनोमेनन लास्ट में पढ़ लेंगे, फिर उसमें क्या स्कैटरिंग का फिर अलग से पढ़ाओ, प्रिज्म अलग से पढ़ाओ, लास्ट में देखेंगे, ठीक है। पर उसमें फिर दिक्कत आएगी ना तेरे को यार, एप्लीकेशन के यार के नहीं पढ़ूंगा तो हाँ क्या किया जाए। अब भी पढ़ाना पड़ेगा यार, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी तुम्हारे को उसमें। चलो अभी पढ़ो फिर, ये देखो, चला जा कॉइन का ऊपर देखो, कॉइन ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, अब जैसे सुनना, फर्स्ट कॉइन का ऊपर उठा दिखाई देना है ना, एक्चुअल डेप्थ। इस पर तो अपन ने क्वेश्चन भी कर लिया, कितना ऊपर उठा दिखाई देगा ये भी बता दिया मैंने तो, डी आई अपॉन डी का फॉर्मूला याद है, तो पता है रिफ्लेक्शन की वजह से कॉइन का ऊपर उठा दिखाई देना। तो फिनोमेनन क्या है, रीजन बोलो, रीजन बोलो, क्या रीजन है, तो बोल दो रिफ्रैक्शन। तो वो आपके ऑब्जेक्टिव में कैसे, आपको रामायण तो पूछेगा नहीं, 12th का एग्जाम तो दे नहीं रहे है ना, तो अगर कंपटीशन दे रहे हो नीट तो सिर्फ फिनोमेनन पूछता, किस फिनोमेनन की वजह से ऐसा हो रहा है, तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो रीजन क्या बेटा, रिफ्रैक्शन। अब हो क्या रहा है देखो, तो बहुत आसान है, कॉइन का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये तो खूब कर लिया अपन ने, कोई जरूरत ही नहीं है ना। तो बोल दो ये रह गई, ये रहा कॉइन है ना, यहां से रह गई, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, ठीक है। तो ये कॉइन यहां से, तो कॉइन नहीं, अपना कॉइन की इमेज नजर आएगी, ये सी डैश, ये तो एक्चुअल में कॉइन ये रहा, ये उसकी इमेज है सी डैश, ये तो ये कॉइन ऊपर उठा हुआ नजर आ गया, ये तो कॉइन का ऊपर उठा हुआ नजर आना, ठीक है। ये तो कॉइन ऊपर उठा हुआ नजर आएगा, ये डी आई, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये कॉइन का ऊपर उठा हुआ नजर आना, क्लियर है। ये अपरेंट डेप्थ, तो बोल दो कॉइन का, तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन, तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से कॉइन थोड़ा ऊपर उठा हुआ नजर आता है ना। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, बस ये रीजन लिख रहा हूं, जो काम आएगी बातें वही लिख रहा हूं बेटा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है।
भाई ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो वो ट्विंकल ट्विंकल क्या, इधर देख, सुनना ध्यान से हो, पहले मैं थोड़ा समझाता हूँ। जैसे मान लो स्टार यहाँ है ना, अब एक्चुअल में स्टार पे स्टार कुछ है, ये जैसे क्या है, एक लाइट एमिटिंग बॉडी है, सेल्फ इल्यूमिनेस सोर्स है ये, है ना। ये स्टार क्या, किसको बोलते हैं स्टार? सन इज ऑल्सो स्टार। स्टार वो होते हैं जो खुद लाइट प्रोड्यूस करे, तो ये लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, ये एक फिक्स जगह है। अरे ये गैसियस बॉल है जो खुद लाइट प्रोड्यूस, जैसे सन है, तो सन हाइड्रोजन हीलियम से भरा गैस का एक भंडार है जो बहुत हाई टेम्परेचर पे है, वहां पे वो फ्यूजन वगैरह से हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। तो हम लोग तो यहाँ से लाइट निकलती है, तो क्या ऐसे सीधी सीधी आंखें मेरी आंख में गिर जाती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ऐसे सीधे सीधे आंखें मेरी आंख में गिर रही होती तो मुझे ये एक ही जगह पर अपीयर होता है। जैसे सन है, सन से इतनी सारी रे निकल रही है कि वो रिफ्रैक्शन मैटर नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इतनी इनफाइनाइट मल्टीपल रेज, इसलिए वो एक जगह नजर आ रहा है। समझ गए? अब देखो स्टार में क्या होता है, ये हमसे बहुत ज्यादा दूर है ना, कई स्टार हमसे बहुत ज्यादा दूर है, अब यहां से रे आ रही है, तो वो कई मटेरियल, जैसे ऊपर तो वैक्यूम है, पर अब जब अपने एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो कई सारी लेयर से होकर गुजरती है, तो हर लेयर के म्यू लगातार चेंज हो रहे होते हैं। याद है मैंने बताया था, म्यू को टेम्परेचर से भी फर्क पड़ता है, हाइट से भी फर्क पड़ता है, और वेवलेंथ से भी फर्क पड़ता है। तो मीडियम में लगातार चेंजेस होने की वजह से एयर की डेंसिटी या जो भी रेयरनेस चेंज हो रही होती है, ठीक है। तो मतलब स्लाइटली म्यू वेरी कर रहा होता है, और जब म्यू वेरी कर रहा होता है तो एक ही स्टार से आने वाली लाइट यूं डेविएट होते 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 कभी यूं गिरेगी मेरी आंख में, ये इधर देखना समझना, अपन कोई एग्जैक्ट हिसाब किताब नहीं लगा सकते, यूं गिरेगी तो मुझे स्टार यहाँ नजर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, कई बार लाइट यहाँ से यूं डेविएट होते यूं गिरेगी तो मुझे स्टार यहाँ नजर आ जाएगा। तो बोल दो स्टार अपनी पोजीशन बदल रहा है, मतलब वो है वही, मुझे ऐसा अपीयर हो रहा है। तो स्टार कभी यहाँ नजर आता है आसमान में, कभी यहाँ नजर आता है, कभी यहाँ नजर, तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन। तो मैं इतनी रामायण नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ पे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का रीजन क्या है? स्टार अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, हमें ऐसा लगता है। तो बोल दो रीजन क्या है? रीजन क्या बेटा? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ड्यू टू रीजन इज रिफ्रैक्शन, रीजन इज रिफ्रैक्शन, अगेन रिफ्रैक्शन। अच्छा, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं तुम्हारे को, देख बताता हूं, जो तुमने देखा है ना, उससे जरा समझ में आएगी ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। सुनना, याद है अपन है ना सर्दी के दिनों में बहुत सारी शादी ब्याह होते हैं, सर्दी के दिनों में मान लो कहीं पे वेडिंग हो रही है, अपने को वहां पे इनविटेशन मिला है ना, फोकट में नहीं हो, इनविटेशन मिला, हम वहां पे उस वेडिंग में खाना खाने गए। तो आपने देखा होगा शादी, जब सर्दियों में शादियां हो रही होती है और उसमें वेडिंग में अपने को इनविटेशन मिला, तो आपने देखा होगा वहां पे सबसे ज्यादा मतलब सर्दी के हिसाब से जो मेन्यू होता है उसमें दूध जलेबी या मतलब जो भी वोटेवर गर्म सूप वगैरह, तो दूध जलेबी मानता है अपन। तो याद है दूध का एक बहुत बड़ा कड़ा पड़ा होता है, उसके अंदर दूध बन रहा होता है ना, और फिर वो दूध उसमें सिकोरों में दूध देते हैं, समझ देगा। तो वो जो अपन कई बार क्या होता है, अपन जैसे अपने घर की शादी अपन वहां खड़े हैं देख रहे हैं, तो याद है एक बहुत बड़ा भट्टा लगता है, उसके अंदर बहुत सारे वो लकड़ी वगैरह डाल के उसमें आग लगाते हैं, है ना, उसके ऊपर कढ़ाई रख के और दूध गर्म करते हैं। तो बोलते हो जब लकड़ी का भट्टा रखा होता है तो आप देखते हैं उसमें सर्दी के दिनों में, आपको पता है, तो उधर एक आदमी खड़ा है और यहाँ पे मतलब वो भट्टा चल रहा है, उसके ऊपर वो आग निकल रही है। तो आपने देखा होगा उसके ऊपर जो वो लपटे सी वो दिखती है, मतलब एक होता है ना, एक अजीब सा वो हिलता हुआ एनवायरमेंट दिखता है। तो आपने देखा होगा उस तरफ जो आदमी खड़ा है वो थोड़ा सा आपको लहराता हुआ दिखेगा। याद है जो लोग आग के उस तरफ खड़े होते हैं वो थोड़े से लहराते हुए दिखते हैं अपने को, वो एक्चुअल में लहरा थोड़ी रहे। तो मैं बताता हूँ क्या फिनोमिनन हो रहा है। इधर देख, जैसे ये वो भट्टा है आग का, ठीक है, अब इसके ऊपर जो मीडियम है वो गर्मी की वजह से फैल गया है, यहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा, तो बोल इस वाले मीडियम का म्यू अलग होगा। मैं यहाँ खड़ा हूं और वो भैया यहाँ खड़े हुए हैं जो लहरा रहे जो, है ना, ये मैं यहाँ खड़ा हूं, ये अब इनसे निकलने वाली रे जो मेरे पास आ रही है वो एक स्लैब में से बाहर हो रही है। तो मैं बोल दूं स्लैब में से बाहर हो रही, शिफ्टिंग होगी, मतलब मैं यूं ही बना रहा हूं, ये था ये, तो बोल दूं शिफ्टिंग होगी, तो भैया मुझे यहाँ नजर आएंगे अभी, है ना, वो भैया यहाँ नहीं, यहाँ नजर आएंगे अभी जो म्यू है। फिर मैं बोल दूं यहाँ पे आग है तो टेम्परेचर तो लगातार बदल रहा है इस मीडियम का, तो बोल दूं इसका म्यू कंटिन्यूअसली वेरी करेगा, कंटिन्यूअसली वेरिएबल। तो इसका म्यू जब कंटिन्यूअसली वेरी करेगा तो बोल दो शिफ्टिंग एस बराबर टी 1 - 1 बाई म्यू, ये भी कंटिन्यूअसली वेरी करेगी। तो इसका म्यू कंटिन्यूअसली वेरी करेगा तो मैं बोल दूं इसकी शिफ्टिंग लगातार वेरी करेगी, और ये शिफ्टिंग लगातार वेरी करेगी तो मैं बोल दूं भैया कभी यहाँ नजर आएंगे मेरे को, और कभी मान लो शिफ्टिंग चेंज हो गई तो भैया यहाँ नजर आएंगे। तो बोल दो भैया की पोजीशन लगातार बदलती रहेगी और वो कंटिन्यूअस वेरिएशन होएगा, तो भैया की पोजीशन लगातार बदलेगी अकॉर्डिंग टू म्यू। क्लियर है? ऐसा ही ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में होता है, जब स्टार से आने वाली रे हम तक पहुंचती है तो डिफरेंट स्लैब जिनके म्यू लगातार बदलते हैं उनसे पार होती है, तो शिफ्टिंग चेंज होती रहती है। तो स्टार की शिफ्टिंग चेंज होने से वो अपने को इधर उधर नजर आता है, समझ गया, लेटरल शिफ्टिंग वगैरह सब चेंज होती है, लेटरल शिफ्टिंग भी चेंज होती है, तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो मेन रीजन इज रिफ्रैक्शन। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार और ये, ठीक है, तो ये तो क्या कॉइन का ऊपर उठा दिखाई देना है ना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का कारण। अब देखो, अब अपन बात करते हैं एक और फिनोमेनन की,
TIR की। तो देखो मिराज, मिराज, ठीक है, वो वाली मिराज नहीं। कई बच्चे सोचते हैं मिराज सर एक थोड़ी हमें भी पकड़ा दो, ए तंबाकू, वो मिराज नहीं, मिराज इज ए फिनोमिनन, ठीक है सर। क्या होता है बताता हूं, इधर देखो, हिंदी में बोलते हैं मृग मारीचिका है। देख तेरे को मैं पहले इसको समझाने से पहले एक बात बताता हूं। सर आपने तो यादें ताजा कर दी, मिराज का नाम ले, इधर देख। तो मैं तेरे को एक फिनोमिनन बताता हूं, ये मिराज समझाने से पहले एक्चुअल में तेरे एक चीज नोट करी होगी, कई बार गर्मी के दिनों में, मतलब 2-3 बजे बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ रही दिन में, और हम पापा के साथ गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, मान लो एक सिटी से दूसरी सिटी में, तो आप हाईवे पे देखते हो जहां पे बिल्कुल ब्लैक रोड होती है, हाईवे पे आपको आगे पानी पानी सा नजर आता है, आगे जो ट्रक चल रही है उसकी इमेज नजर आती है रोड पे, याद है, पानी पानी सा। बाल्टी लेके जाते हैं वहां कुछ नहीं मिलता है, अरे वो पानी होता नहीं, ऐसा लहराता हुआ सा नजर आता है रोड पे, है ना, ऐसे बहुत दूर देखते थे ऐसे, और फिर वो ट्रक जाती है तो ट्रक की इमेज नजर आती है अंदर, ठीक है, वो बताता हूं क्या होता है। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड मिराज। वो जो पानी पानी सा नजर आ रहा है ना, वो एक्चुअली में पानी है नहीं, पास जाते तो वो पानी दूर हो जाता है, हम पास पहुंचते वहां कोई पानी नहीं होता, फिर आगे पानी नजर आ रहा, वो क्या हो रहा था बताता हूं। और इसका नाम मृग मारीचिका हिंदी में क्यों रखा गया है ना, मिराज क्यों रखा गया वो भी बताऊंगा तेरे को। इधर देख, जैसे गाड़ी है ये ठीक है, और हम यहां खड़े हैं, ठीक है, हम यहां खड़े हैं, ये गाड़ी है, सर विंटेज कार बनाइएगा, अरे मतलब अब मेरे को हाइट चाहिए थी इसलिए मैंने ऐसी बना दी। अब देखो गर्मी के दिनों में, इन समर डेज, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, टेम्परेचर इज हाई, ठीक है, और टेम्परेचर हाई है तो मैं बोल दूं एयर टेम्परेचर इज हाई, सो अच्छा, और ग्राउंड ब्लैक होता है, मतलब रोड ब्लैक है, ब्लैक सारी लाइट एब्जॉर्ब करती है, तो बोल दू एंड रोड, या छोड़ो, एंड टेम्परेचर ऑफ रोड सरफेस, टेम्परेचर ऑफ रोड सरफेस इज वेरी हाई, इट इज ब्लैक बॉडी है ना, इट इज लाइक ब्लैक बॉडी, तो रोड एक ब्लैक बॉडी की तरह, लाइक ब्लैक बॉडी, रोड क्या हो गया, एक ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करेगी, मतलब जितनी भी लाइट गिरेगी वो सब एब्जॉर्ब कर लेगी, तो इसका टेम्परेचर इज वेरी हाई, कंपैरेटिवली वेरी हाई, कंपैरेटिवली वेरी हाई, ठीक है, समझ गया, कंपैरेटिवली वेरी हाई, क्योंकि इट इज लाइक ब्लैक बॉडी, सो एयर इन टच विथ, इन टच विथ रोड has comparatively high temperature, so less mu, less value of mu, क्या है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है उसका म्यू कम होता है, लेस वैल्यू ऑफ म्यू। तो देखो अब एयर की लेयर बन गई है, देखो ये तो नीचे आने पर एज वी मूव डाउनवर्ड, मैं बोल दूं एज वी मूव डाउनवर्ड म्यू डिक्रीजेस, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो म्यू कम हो रहा है, और म्यू जिधर कम होता है उधर रेयर मीडियम होता है, तो TIR होने के चांस आते हैं, तो बोलो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो म्यू डिक्रीज हो रहा है, अरे बोलो, और जब म्यू डिक्रीज हो रहा है तो ये जब लाइट नीचे आएगी तो ये सीधी नहीं आएगी, सीधी आती है तो रोड पे जाके एब्जॉर्ब हो जाती है, मेरे को ये इमेज नजर नहीं आती, ये लाइट रे क्या होगा बेटा, दूर हटेगी, तो मैं बोलता हूँ ये रे यूं नहीं आगे यूं आएगी, अरे बोलो, तो ये लाइट रे क्या होगा, एक्चुअली दूर हट जाएगी, यहां से क्या हो जाएगा, एक्चुअली दूर हट जाएगी, तो मैं बोलता हूँ ये लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, फिर और अवे होगी, और फिर मैं बोल दूं यहाँ पे जब I ग्रेटर देन थीटा सी होगा तो ये TIR कर जाएगी, बोलो ये, तो बोल दूं ये रे लगातार अवे होते 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 यहाँ पे TIR कर जाएगी, ये तो ये TIR कर जाएगी, क्लियर है, और ये TIR करके आपको यहां से आती हुई लगेगी, तो एक तरीके से इट विल बिहेव लाइक मिरर, लेकिन ये रोड पर टकराई नहीं, ध्यान ना, रे कभी रोड पर टकराई नहीं एक्चुअली,
रोड पे टकराने से पहले रिफ्रैक्ट बैक हो गई है, तो दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मैं बोल दूं ये तो रे इज मूविंग, रे इज मूविंग, रे is moving from denser to rarer, D to R, denser to rarer, hence and when और ये एंगल बढ़ता जा रहा है, हमें होती जा रही है when I is greater than theta c, है ना, ray will suffer, ray will undergo in TIR, या ray will suffer TIR। D to R जा रही है ना, there would be TIR, there will be TIR, ठीक है। तो यहाँ TIR लिख दो, ये टोटल इंटरनल। तो मेन फिनोमिनन क्या बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रीजन बिहाइंड इट इज, तो मिराज का रीजन क्या है, तो रीजन क्या है बेटा, बोलो रीजन TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जो TIR मिराज दिखता है उसका रीजन है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रे ग्राउंड पे टकराने से पहले TIR रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, इसीलिए बहुत दूर गाड़ी होती है तो हमें नजर आता है वो, क्यों, क्योंकि वो रे रिफ्लेक्ट बैक होकर मेरी आंख में गिर जाती है ना ग्राउंड पे टकराने से पहले ही। फिर जैसे ही पास जाते हैं तो फिर वो नजर आना बंद हो जाता है, क्योंकि गाड़ी के पास से रिफ्लेक्शन होगा, क्लियर है, TIR होगा ये। तो मिराज का रीजन क्या है बेटा, TIR। इसी तरीका का उल्टा फिनोमिनन होता है, दैट इज कॉल्ड लूमिंग। क्या बोलते हैं उसको, लूमिंग। वो अपने यहाँ नजर नहीं आता है, वो ठंडे प्रदेशों में नजर आता है जहां पर सर्दी ज्यादा पड़ती है। वहां पे क्या होता है, जब आप समुद्र के, चलो छोड़ो वो अपने इतनी काम की बात नहीं है, क्या बताऊं, हम समुद्र के किनारे खड़े होते हैं, वहां पे क्या होता है, वहां ठंड के कारण झील वगैरह में पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है, तो उसके पास वाली एयर थोड़ी सी डेंस हो जाती है भारी, तो नीचे वाली एयर ज्यादा भारी होती है और ऊपर वाली हल्की होती है, तो ऊपर से रिफ्लेक्ट बैक होकर आती है। तो जो अंदर शिप वगैरह चल रहे होते हैं वो आसमान में नजर आते हैं, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड लूमिंग। यहाँ भी नीचे से TIR हो रहा है, वहां ऊपर से TIR होता है, समझ गए, सोच को इमेजिन करना उसमें, तो उसको उस फिनोमिनन को लूमिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लूमिंग। अच्छा वो छोड़, अब अपन बात करते हैं सनसेट और सनराइज होते वक्त। सनसेट और सनराइज होने से पहले और बाद तक नजर आता है, याद है, सनराइज होने से, सर ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, उठते ही हम तो 10 बजे, जो जल्दी उठते हैं मॉर्निंग में, सनराइज होने से थोड़ा पहले से, मतलब ओरिजिन से नीचे होने के बावजूद भी वो नजर आने लग जाता है 5 मिनट पहले ही, 2-4-5 मिनट का डिफरेंस आता है ना। तो एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट का रीजन क्या है, उसका भी TIR देख क्या होता है। तो एडवांस सनराइज एंड एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, है ना, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट का रीजन ये है, जैसे ये अर्थ है ना, तो अर्थ की कर्वेचर भी है भैया, है ना, हम यहाँ खड़े मान लो, ठीक है, अब सन यहाँ है, तो बेसिकली तो सन कर्वेचर बीच में आ रही, तो मेरे को तो सन नजर आना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो सन से आने वाली रहे तो सब यहाँ लोग हो गई सीधी रहे, और ये इधर चली जाएगी तो मुझे नजर आना नहीं चाहिए, बेसिकली मुझे सन नजर आना नहीं चाहिए था, है ना। फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ तेरे को ओरिजिन से नीचे होते हुए भी नजर आ जाएगा, कारण बताता हूँ। जो रे ऊपर जा रही थी, मैं बोलता हूँ एज वी मूव हाइट, एज वी मूव अवे फ्रॉम ओरिजेंटल सरफेस, यानी कि एट हाइट, है ना, ये तो ऊपर जाएंगे तो हाइट बढ़ेगी तो म्यू घटेगा। याद है, ऊपर जाने पर मीडियम रेयर हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ज्यादा डेंस नीचे होती है एयर, ऊपर वाली एयर का दबाव पड़ के नीचे वाली एयर ज्यादा डेंस होती है, तो बोल दो ऊपर जाने पर म्यू डिक्रीज हो रहा है, और जैसे ही म्यू डिक्रीज हो रहा है तो वही वाली खूब सारी लेयर है अर्थ की, तो बोल दो ऊपर से डिक्रीज हो रहा है, तो बोल दो जब जैसे I ग्रेटर देन थीटा सी होगा, यहाँ से TIR हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट बैक। ये तो मैंने हालांकि बहुत बड़ा बना दिया, बहुत ऊपर बना दिया, ऐसा नहीं, छोटा सा डेविएशन आता है, उससे ही सन ऊपर नजर आने लग जाता है, ये तो ये हो जाएगा। तो सनराइज होने से पहले नजर आता है, तो एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, समझ गया क्या, तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन, तो मैं बोल दूं ये भी, सॉरी ड्यू टू TIR, तो मैं बोल दूं यहाँ TIR हो गया, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये यहाँ ये येलो कलर से कर दिया, जो मेन कंसेप्ट है ना, ये मेन कंसेप्ट है। हाइट पर जाने पर म्यू कम होता है तो ऊपर से TIR हो जाता है, तो रेयर और मीडियम में जा रहे होता है, तो रीजन क्या बेटा, TIR रीजन। तो तेरे ऑब्जेक्टिव में तो रीजन पूछेंगे, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ये क्लियर है क्या बेटा, सब समझ में आ गई। तो दिस इज द रीजन, बेसिक रीजन, ठीक है। चलो, है ना, अब और क्या है, तो TIR के और एप्लीकेशन देखते हैं। ये एडवांस है ना,
ऑप्टिकल फाइबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, एक तो मिराज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और एक ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्टिकल फाइबर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बेटा यहां से खूब क्वेश्चन आते, ध्यान रखना। ऑप्टिकल फाइबर, थ्योरी, न्यूमेरिकल, सब 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 ऑप्टिकल फाइबर। देखो ऑप्टिकल फाइबर कैसे काम करता है, क्या है, इसके पीछे कौन सा फिनोमेनन इन्वॉल्व है, ये वो। हालांकि TIR पढ़ते तो TIR ही होगा, लेकिन फिर भी अपन हर चीज को समझते हैं इसमें। ये है बेटा कोर, इसको क्या बोलते हैं बेटा, कोर, और इसको बोलते हैं क्लेडिंग। ये दिस इज कोर एंड दिस इज क्लेडिंग, ठीक है। दिस कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 ले लिया मैंने, और ये μ2 है ना। मैं बोलता हूँ कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लेडिंग से ज्यादा है, μ1 इज ग्रेटर देन μ2, ठीक है। कोर, क्लेडिंग, क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और कोर का ज्यादा है, ठीक है। ये क्लेडिंग, ये। अब जैसे लाइट रही है क्या, एक लाइट रे इस एंगल आई पर इंसिडेंट हो रही है, और ये लाइट रे यहां अंदर आई, ये ठीक है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, ठीक है। अब देखो ये दोनों सरफेस 90 पे, ध्यान रखना बहुत ध्यान से। ये एक्चुअल में क्या होता है, ये कोर, कोर होता है अंदर वाला। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर वाला जो ग्लासियस मटेरियल होता है उसको कोर बोलते हैं, और बाहर की तरफ एक अपन जो सपोर्ट